हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1927 के साइमन कमीशन के बारे में, और हम डिस्कस कर रहे थे द क्राउन रूल के बारे में, यानी क्वीन विक्टोरिया का भारत पर डायरेक्ट शासन, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक होता है। तो गाइस, साइमन कमीशन 1927 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो गाइस, ये जो एक्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा संविधान है इस वक्त ना, हमने उसमें जो 70% ऑफ द हिस्सा है, मतलब 70% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब जो हमारा 70% कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, जो कि 1935 में आया था। ठीक है। और इसमें मेन चीज़ क्या थी कि ये बिना फंडामेंटल राइट्स के आया था। तो ये आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी का अधिकार को ही फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। राइट टू स्पीक, राइट टू जॉब, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीव, ये सारे जो अधिकार होते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी देश में रहने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने ये हमें दिए नहीं थे, इसलिए हमने आज़ादी लड़ी होती है ताकि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल सके। ठीक है। तो ये बिना फंडामेंटल राइट्स के आता है, पहली चीज़ तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसमें 10 शेड्यूल, 14 पार्ट और 321 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल्स करके। ये हम जैसे पॉलिटी शुरू होगा वैसे डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी चीज़ इसमें होती है, इसमें बात की जाती है फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया यूनियन। एक भारत को एक यूनियन बनाने की बात की जाती है, जिसमें कि 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस होगी और 6 ब्रिटिश कमिश्नरीज़ थी इसमें। जो बड़े शहर होते थे उनको कहा जाता है ब्रिटिश कमिश्नरीज़ कहा जाता था उनको उस वक़्त। ठीक है गाइज़? और वो प्रिंसली स्टेट। और प्रिंसली स्टेट में ऐसा था कि भारत की वो रियासत जो अपनी मर्ज़ी से इस ऑल इंडिया यूनियन में जुड़ना चाहती थी, बस उनके लिए था ये। तो ये 3 चीज़ें थी। अब डिस्कस करते हैं और क्या आया था इसमें करके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था इस एक्ट में वो ये था कि जैसा कि हमने बात किया था कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म होता है, उसके तहत क्या होता है कि जो प्रोविंसेस होती है वहाँ पर डायरेक्टरी, मतलब कि डोयर गवर्नमेंट लगा दी जाती है। ठीक है। तो 1935 के एक्ट से क्या होता है कि जो डायरेक्टरी होती है प्रोविंसेस की, इसको खत्म कर दी जाती है और सेंटर में डायरेक्टरी लगा दी जाती है। मतलब अब सेंटर में एक डुअल गवर्नमेंट लगा दी जाती है। ठीक है। और एक फाउंडेशन ऑफ फेडरल कोड होता है दिल्ली में, मतलब दिल्ली में एक फेडरल कोड बनता है। ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे हमने बात किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनता है। ठीक है। जिसके चीफ जस्टिस उस वक्त थे लॉर्ड एलिजाबेथ हिम्फे। ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि 1935 में ना जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इन 1935 तक सुप्रीम कोर्ट विच वाज फंक्शनिंग इन कलकत्ता वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। ओके। और 1 दिसंबर 1937 से जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है या फेडरल कोर्ट होता है दिल्ली का, ये फंक्शन करना शुरू होता है। ठीक है। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस है वो कौन होते हैं? मॉरिस गेवियर। तो मॉरिस गेवियर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ दिल्ली। ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, वो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंसेस। यूनियन और प्रोविंसेस में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इससे रिलेटेड 3 सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट जिन पे जो लॉस होगा सिर्फ यूनियन यानी कि सेंटर बनाएगा। ठीक है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस के लिए कोई भी लॉस बनना होगा तो कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। और प्रोविंशियल लिस्ट में होता है या स्टेट लिस्ट, जो भी इसमें सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड लॉस कौन बनाएगा? प्रोविंसेस या स्टेट। ठीक है। राज्य या प्रोविंसेस बनाएंगे इस पे, जैसे एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कभी एजुकेशन के एजुकेशन दोनों में आता है, यूनियन और प्रोविंसेस दोनों लिस्ट में आता है। मान लो एजुकेशन के लिए कोई लॉस बन रहा है और प्रोविंसेस और यूनियन दोनों में बहस हो रही है इससे रिलेटेड, तो क्या होगा कि इसमें लॉस दोनों बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी लॉस बना सकता है इसके लिए, लेकिन अगर बहस हो गई तो उस वक्त जो यूनियन होगा इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट मीन्स इन विच द लॉस कैन बी मेड बाय बोथ यूनियन एंड प्रोविंसेस। ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के लिए आपके लिए स्टेट भी लॉस बनाता है और यूनियन भी लॉस बनाता है। तो गाइस ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में उस वक्त 59 सब्जेक्ट थे और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट थे और कंकरेंट लिस्ट में कितने थे? 36 सब्जेक्ट थे। तो ये सारी चीज़ें थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। सो द नेक्स्ट थिंग इन दिस एक्ट वाज दैट इन 1935 ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 1 अप्रैल 1935 में क्या होता है कि जो आरबीआई है इस वक्त, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। और 1937 में क्या होता है कि बर्मा, जो कि अभी म्यांमार कंट्री के नाम से जाना जाता है, वो भारत से सेपरेट किया जाता है। सो गाइस, यही सारी चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।